गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकाई नंबर 2 परमाणु संरचना के आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। हम क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु के अंदर किसी भी नाभिक से किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी दूरी, उसकी ऊर्जा और उसके विन्यास के जो सेट होता है जिसका चक्रण है उसको बताने के लिए जो संख्याओं का यूज किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं, है ना। यानी नाभिक से जो दूरी है ना, ये नाभिक है, इस नाभिक से दूरी पर स्थित किसी कोष और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इन चारों संख्याओं के सेट से हमें किसी भी परमाणु के अंदर उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन के कहां पाए जाने की संभावना है या इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करें हम मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये उस ऊर्जा या उस कोष के बारे में बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं एक परमाणु की संरचना के बारे में बात करूं तो ये नाभिक है, नाभिक से पहला कोष चालू हो गया। ठीक है, ये दूसरा कोष चालू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये तीसरा चालू हो गया। तो ये जो कोष होते हैं, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या इस कोष के बारे में बताती है। ठीक है, इस प्रकार ये नाभिक से किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की दूरी के बारे में और ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी देता है। इस प्रकार हम देखें तो ये जो होता है आपका नाभिक होता है, इससे पहली जो कक्षा होती है K होती है। ठीक है, दूसरी L, M और आगे बढ़ते जाएं तो और कक्षाएं आ जाती है। इस प्रकार आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका कोष बढ़ता जाएगा उसमें मुख्य क्वांटम संख्याएं आती जाती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, यदि n का मान आपका कितना हुआ, n बराबर 1 हुआ तो n बराबर 1 का मतलब आपका k कोष है, n बराबर 2 का मतलब आपका n कोष। ठीक है, इसी प्रकार आपका n बराबर 3 से मतलब है आपका m कोष से मतलब है। ठीक है, तो n के मान अगर 1 है तो आपका पहला कोष आएगा, n का मान 2 है तो आपका दूसरा कोष आएगा, n का मान 3 है तो आपका तीसरा कोष आएगा। और इन्हें क्रमशः हम किस नाम से जानते हैं, K L M N। ठीक है, इन कोष का नाम कहते हैं। ठीक है, और आप देखें तो किसी भी कक्षक में देखें तो अधिकतम 2 की घात n स्क्वायर आपके कोष हो सकते हैं। यदि आप n बराबर 1 रखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, n बराबर 2n स्क्वायर हो सकती है। जैसे n बराबर 1 रखने पर आपका कितने हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखें तो 2 गुणा 1 की घात 2, ठीक है, बराबर 2 गुणा 1, यानी कि आपके जो पहला कक्षक है उस पहले कक्षक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार आप देखें तो 1 बराबर 2 से अभिप्राय है आपका कि यहाँ पर जो है आपके 2 गुणा 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 गुणा 4, ठीक है, यानी 4 गुणा 8, यानी आपके द्वितीय कोष यानी 1 में अधिकतम आपके
में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताता है। ये किसी नाभिक से दूरी, ठीक है, नाभिक से किसी इलेक्ट्रॉन की दूरी और उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी। ठीक है, इसे हम n के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और n का मान आप देख सकते हैं, तो n का मान आपका क्या हो सकता है, n का मान 1 2 3 4 तक आदि तक हो सकता है। और 1 2 3 4 के लिए हम किस कोष की बात करेंगे, एक के लिए k l m और ठीक है n ऐसे आगे हम बात कर सकते हैं। यह आपकी होती है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अगला देखिए हम द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वह हमें इसके उप कोशों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, कि इसके अंदर इस मुख्य क्वांटम संख्या जो है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है इसके बारे में हमें, कितने उपकोश है इसके या कितने ऑर्बिटल इसमें होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी देता है। और इसके लिए n के जो मान होते हैं n-1 होता है। यानी कि अगर यहाँ देखें हम, ठीक है, यहाँ देखें तो अगर n बराबर आपका 1 है तो n का मान आपका कितना होगा 1 - 1 0। यानी कि n बराबर 1 के लिए n का मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपका k उपकोश में जो है आपके n का मान क्या हो जाएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 2 की बात करें तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, यानी कि आपका n बराबर 2 पर कितना हो जाएगा, n का मान 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि n का मान कहां से स्टार्ट हो सकता है, तो n का मान 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है ना। ये आपका क्या कहलाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक द्विगंशी क्वांटम संख्या से हम इसके उपकोशों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर n का मान अगर 0 है, ठीक है, तो n का मान 0 होने पर यह s उपकक्षक को शो करेगा। n बराबर 1 होने पर p, ठीक है, n बराबर 2 होने पर d और f और ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करता है, n के मान आपको उपकक्षकों की जानकारी देते हैं। आगे देखिए हम, आगे आपका आता है, अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से दर्शाते हैं। ठीक है, और m के मान आपके कितने होते हैं, धनात्मक 0 सहित ऋणात्मक हो सकते हैं। और हम देखें इसको तो m के मान के लिए l के मान निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, ओरिएंटेशन बताता है कि किसी नाभिक में जो है उसके उपकक्षक है AsPDF है, उसका अभिविन्यास क्या है। ठीक है, उसका त्रिविम आकार से उसका अभिविन्यास क्या है, गोलाकार है, लंबो आकार है, डबल डम्बेल है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको क्या बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इसके बारे में बताती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो m के मान जो है आपके, m के मान 0 1 2 3 के लिए m के जो मान है, ठीक है, के लिए m के जो मान आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, n बराबर 2n + 1 आएंगे। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें n बराबर आप क्या रख दो, 0 रख दो +1, तो m बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 + 1, यानी m बराबर आपका कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, m बराबर 1 आया है। 1 का मतलब होता है कि 1 आया है ना, क्या आया है 1। और आपके जो m के मान है, ठीक है, m के जो मान है आपके 0 + 1 -1, ठीक है, +2 -2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि n का मान 1 आया है, मतलब कि 1 मतलब 0 आया है।
ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 0 रखने पर, ठीक है, n का मान कितना आ जाता है आपका 0 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार अगर आप यहाँ पर l का मान कितना रखो, l का मान 1 रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो अगर l बराबर आपने यहाँ पर कितना रख दिया, l बराबर 1 रखा तो 1 रखने पर क्या आ जाएगा आपका 2 1 2 2 और 1 3, यानी m के मान आपके पास 3 आएंगे, ठीक है। तो l बराबर 1 रखने पर आपका m का मान कितना आ जाता है 3 आ जाता है। और ये 3 मान क्या होंगे, तो ये 3 मान क्या होंगे आपके, एक तो 0 होगा, ठीक है, और एक +1 होगा और एक -1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप l बराबर कितना रखोगे 2 रखोगे तो यहाँ 2 रखने पर क्या होगा, 2 गुना 4 और 1 5, ठीक है, यानी l बराबर 2 पर आपके कितने 5 मान आएंगे, ठीक है। तो ये 5 m के 5 मान क्या हो सकते हैं, तो देखो m के 5 मान 0, ठीक है, +1 -1 +2 -2 हो सकते हैं, ठीक है। ये +2 -2 आपके उप कक्षकों की आकृति निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बताएं आपको कि m बराबर 0 का मतलब होता है उसमें कोई अभिविन्यास नहीं है ना। इस उप कक्षक की बात करें तो अगर m बराबर 0 है तो मतलब उसमें कोई अभिविन्यास नहीं है, यानी कि आपका जो S कक्षक है, S कक्षक जो है आपका वो गोल आकार का है, किस आकार का है, गोल आकार का है, ठीक है। m बराबर 1 का मतलब अभिप्राय यह है कि आपकी जो आकृति है m बराबर m का मान अगर आपका +1 सॉरी -1 0 +1 है तो इसका अभिप्राय है कि आपका जो आकृति है डबल आकार की है और ये कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। ये इस प्रकार आपका जो p कक्षक है, p कक्षक आपका 3 दिशाओं में निर्धारित हो सकता है, ठीक है, डबल आकार का होता है। इसी प्रकार d होता है, d को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिससे हमको किसी कक्षक की दिशाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास कोई दिशा नहीं है तो ये आपका 0 कहलाता है, जबकि इसमें देखें तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ठीक है। तो तीनों दिशाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये आपकी कहलाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अगली जो आपकी क्वांटम संख्या क्या है, अगली क्वांटम संख्या है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको S से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यह घूमता है तो वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो इस प्रकार देखिए हम यहाँ पर कोई सा इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक है, तो यह क्या कर सकता है, या तो इस दिशा में घूम सकता है या फिर इस दिशा में घूम सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका अगर क्लॉकवाइज हुआ तो +½ होगा और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो -½ होगा। इस प्रकार आपकी S की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, +1/2 या फिर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये इसके चक्रण पर निर्भर करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, किस विपरीत दिशा में घूम रहा है या सही दिशा में घूम रहा है, या आपकी क्वांटम संख्या के बारे में, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बता सकता है। इस प्रकार हम देखें तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, ये चारों क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी या नाभिक या नाभिक से दूरी, उनकी कक्षाओं के बारे में और नाभिक की कहां पर है उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन आपका कौन से कोश में उपस्थित है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसका ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी मिलती है कि वह किस आकृति का है और उसका घूमना यानी चक्रण किस प्रकार का होता है। यह आपका क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है, ठीक है। इसी आधार पर पाउली का अपवर्जन नियम देखते हैं, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम,
पाउली का अपवर्जन नियम। यह नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यदि उनकी 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही अलग होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल कि यदि n बराबर आपका कितना है, 1 है, n बराबर 0। ठीक है, n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, n बराबर आपका +1/2। ठीक है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है यह, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसमें n बराबर तो 1 हो सकता है। ठीक है, n बराबर 0 हो सकता है, n बराबर भी 0 हो सकता है, परंतु उसी के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन उसमें जो है कोई चक्रण क्वांटम संख्या -1/2 होगी। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घूर्णन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा घूर्णन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए आप देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसलिए ये नियम क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है।